नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। आज का दिन मत भूलिएगा, 7 फरवरी 2026। एक ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री जिसने अपने दोस्त को बचाने के लिए और एक फाइल में अपनी साख को बचाने के लिए देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। समझौता हुआ है, ट्रेड समझौता हुआ है। हम खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग धंधे, रोजगार, युवाओं की सबकी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका ने उस समझौते में लिख दिया है कि वो हमारी निगरानी करेगा। निगरानी करेगा वो हमारी, कि हम उसकी शर्तों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। इतना अपमानजनक समझौता इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। हाँ, मुगलों के दौर में हुआ होगा, नवाबों के दौर में हुआ होगा, जिसका खामियाजा कई 100 वर्षों तक गुलाम रहकर इस देश ने भुगता था। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में एक नेता ऐसा आएगा जो अपने देश को इस तरह से गिरवी रख देगा। गुस्से से मन भरा हुआ है। मैं आपको सही बताऊं शिव जी, कि मैं अपने शब्दों को, अपनी भावना को कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। अमेरिका ने समझौते में ये लिख दिया है कि वो हम पे निगरानी करेगा कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और हम खरीदेंगे तो फिर से टैक्स लगा देगा। और उसने कहा है कृषि उत्पाद देगा, सोयाबीन भेजेगा हमारे यहाँ। अब वो सोयाबीन आदमियों के खाने वाला होगा या वहां जो जानवर खाते हैं वो जानवरों के खाने वाला सोयाबीन हमारे यहाँ आदमियों के खाने के लिए भेजेगा। ये हालत कर दी है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस देश के लोगों की, 144 करोड़ लोगों की। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, गाय, भैंस और बकरी का दूध पीने वाले इस देश को अमेरिका किस चीज का दूध पिलाने वाला है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आज का प्रोग्राम है, मैं कहूंगा उन तमाम भक्तों के लिए और तमाम सनातन प्रेमियों के लिए है। कुछ मिनट तक देख लीजिएगा, आपकी आंखें ना खुल जाए तो आप मुझे बताइएगा। और ये सवाल उन करोड़ों भाजपाइयों और संघियों से है जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं। थोड़ी बहुत तो देशभक्ति की भावना उनके अंदर होगी। कब तक बर्दाश्त करोगे ऐसे प्रधानमंत्री को? और ये सवाल थोड़ा सा आगे है शिव जी, माफ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा समय और ले रहा हूं। 240 सांसद, 98 सांसद वो हैं जो भाजपाई नहीं है, वो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों से निकल के गए हुए हैं। सांसद बने रहने के लिए देश को बेचने वाले प्रधानमंत्री के पीछे खड़े नजर आओगे आप? मोहन भागवत, सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए आप देश को बेचने वाले प्रधानमंत्री को बनाए रखोगे? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम नेताओं से कहूंगा अब तो अंतरात्मा जगा लीजिए। उस नेता को उठाकर बाहर फेंकिए, मार्गदर्शक मंडल में भी बैठने के लिए जगह मत छोड़िए, और सीधे पूछिए कि ये कैसा समझौता किया है। और ऐसा समझौता करने से पहले क्या नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी? क्या नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में इन समझौतों पर बातचीत की थी? सांसदों और संसद की बात तो छोड़ दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को इस समझौते के बारे में जानकारी दी थी या नहीं दी थी? और नहीं दी थी तो इन तमाम लोगों को तुरंत भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी को नेता पद से हटाकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि बर्खास्त कीजिए इनको, हम इनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं। एक एक चीज हम दर्शकों को बताएंगे कि क्या भयानक ब्लंडर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव जी इस स्टोरी। चल क्या रहा है इस पर किसी ने नहीं मांगा। मैं तो उसी दिन संतोष जी इस डील को जीरो मान गया जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर लिखकर इस डील की घोषणा की। डील तो भारत और अमेरिका के बीच हुई। दोनों ने समय क्यों नहीं तय किया कि हम 10:25 पर शेयर करेंगे और आप भी 10:25 पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। हम तो पहले कर ही नहीं सकते थे। हमारे तो संविधान में लिखा है कि अगर हाउस चल रहा है तो किसी भी बड़े ऐलान की घोषणा हाउस में होगी, सदन में होगी। हमने मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। हमने पूर्व प्रधानमंत्रियों की इज्जत का फालूदा बना दिया है। हम मुद्दे पर बात नहीं करते। आप ट्रेड डील की चर्चा करते हो, हम ट्रेड डील पर ही बात करते हैं। देश में चल क्या रहा है, ट्रेड डील पर सवाल पूछो
तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कॉमर्स मंत्री से पूछिए, और कॉमर्स मंत्री से पूछिए तो पीयूष गोयल कहते हैं विदेश मंत्री से पूछिए। मतलब देश नहीं है क्या, पिंग पोंग का सर्कस चल रहा है। जब जिम्मेदारी गोल हो जाती है तो समझ लीजिए सच्चाई सीधी नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो आप समझ रहे हैं, आखिर इतना ये सब गोलमाल हो क्यों रहा है? ये गोलमाल फिल्म चल रही है, आपको बिल्कुल दिख रही होगी फिल्म। कहीं पर भी एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आ रही है जो आप अपनी हंसी रोक पाओ। देश बर्बाद हो रहा है और देश बर्बादी की ओर जा रहा है, और प्रधानमंत्री ताली बजाकर कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। इंदिरा गांधी ने 57 करोड़ समस्याएं बता दी, उन्होंने 35 करोड़ बता दी। अरे तुमने 140 करोड़ लोगों को बेच दिया, गिरवी रख दिया। इन सब पर कब बात करोगे? ट्रेड डील का लेटर आज फिर अमेरिका ने जारी कर दिया। संतोष जी, उनके प्रेस सेक्रेटरी अलग कह रहे हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी अलग कह रहे हैं, उनके विदेश सेक्रेटरी अलग कह रहे हैं। भारत का कौन बोल रहा है? भारत के विदेश मंत्री का कोई बयान आया? भारत के कॉमर्स मंत्री का बयान आया? हुआ क्या है ट्रेड डील में? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम सारे उत्पादन अपने यहां इतने उत्पाद कर रहे हैं, बाहर से उत्पाद आ जाएंगे, इन उत्पादों की बैंड बज जाएगी। हम चल किशोर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि इस ट्रेड डील की सच्चाई क्या है? इस ट्रेड डील की क्या जो टीवी के एंकर निकल के आ रहे हैं कि एक ऐतिहासिक है, एक नया आयाम है, एक नई डिवीजन है, अब तक ऐसा किसी ने नहीं किया। हाँ, अब तक ऐसा किसी ने नहीं किया कि देश बेचने का काम किया हो। तो फिर इसमें है क्या? शिव जी, बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इस देश के एक एक जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए उनको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने जो किया, अमेरिका से आने वाले किन प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो हम 0 करेंगे या हटा देंगे या कम करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स यानी अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पाद पर हम टैक्स या तो 0 करेंगे या कम लगाएंगे। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री क्या करेगी फिर? दूसरा, ये अमेरिका के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स है, पशु आहार के लिए रेड सोरगम है, ट्री नट्स है, ताजे और प्रोसेस्ड फल भी है, सोयाबीन ऑयल है, वाइन है और स्पिरिट शामिल है। इस पर हमें 0% लगाना है या कम करना है। फिर हमारे देश के किसान क्या करेंगे? अब दूसरे पे आइए। अमेरिका जो है भारत से कौन से प्रोडक्ट जाएगा जिस पर वो 18% टैक्स लगा रहा है? हमारे देश में आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है शिव जी, वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है। बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी चल जाइए, वाराणसी साड़ी का जिक्र होता है ना, वाराणसी साड़ी का जिक्र होता है। बुनकर समाज, ये तमाम लोग हैं, छोटी छोटी घरों की महिलाएं जिनको लगता है कि आर्थिक संकट है, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, लेकिन भारत से जो टेक्सटाइल का सामान अमेरिका जाएगा, अब अमेरिका उस पर 18% का टैक्स लगाए। खामियाजा हमारे देश के उन टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को और छोटे छोटे जो सिलाई स्टोर चला रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, लेदर और फुटवेयर जो हमारे यहां से जाएगा उस पर भी अमेरिका 18% लगाएगा। प्लास्टिक और रबर पे भी 18% लगाएगा, ऑर्गेनिक केमिकल पे भी लगाएगा, होम डेकोर पे भी लगाएगा, आर्टिसनल प्रोडक्ट पे भी लगाएगा और चुनिंदा मशीनों पर भी 18% टैक्स लगाएगा। कौन सा सेक्टर हमारा बचा है जिस पर वो टैक्स नहीं लगाएगा? अब इसके दूसरे संदर्भ में आइए, एक एक करके मैं दर्शकों को चीजें समझाऊंगा, सिर्फ 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर समझाऊंगा। ये लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी का फर्क है शिव जी, पढ़े लिखे का फर्क है। अंग्रेजी मेरी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है,
लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते थे, क्या भाषण देते थे, उनकी भावना को समझना चाहिए कि उन्होंने उतने करोड़ लोगों को समस्या बोला था कि जिम्मेदारी बोला था। समस्या और जिम्मेदारी में फर्क है। समस्या और जिम्मेदारी में फर्क है। माँ-बाप ये कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे 3 बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, तो उनको समस्या थोड़ी समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अंग्रेजी शायद मोदी जी को समझ में नहीं आती, या जो जिस उनकी सोच में है वही चीज़ उनकी समझ में है। उसपे हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते उनकी सोच और समझ को। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने 3 समस्या थी शिव जी। मैं दर्शकों से कहूँगा आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। लेकिन उन 3 समस्या के बारे में बताने से पहले जो सबसे दुखद बात है जरा वो बता देता हूं, जिसको लेकर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है शिव जी, और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी हुआ है। अब उस प्रेसिडेंट ऑर्डर में क्या कहा गया है, उसकी भाषा सुनेंगे तो आपको सीधे सीधे आपको लगेगा कि भैया ये क्या कर दिया, हमारे देश की हालत क्या कर दी। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने अमेरिका को यह भरोसा दिलाया है कि वो रूस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टली मतलब सरकार जो खरीदती थी नहीं खरीदेगी, इनडायरेक्टली जो हमारे बिजनेसमैन खरीदते थे अलग अलग मीडिएटर के माध्यम से, हम वो भी नहीं खरीदेंगे। ये हमने उनको भरोसा दिया है, जिसके बाद जो पेनल्टी लगाई थी 25% टैरिफ की उन्होंने कम कर दी है। लेकिन उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये लिखा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि यहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी को वहां मंत्री माना जाता है, और 3-4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि वो भारत पर निगरानी रखेंगे। शिव जी ध्यान से सुनिएगा, पहले कह रहे कि पेनल्टी हटा दी, फिर खरीदोगे तो फिर पेनल्टी लगा देंगे। हम क्या उपनिवेश है क्या अमेरिका के जो हम पर पेनल्टी लगाएगा वो? लेकिन उसने लिखा है उसमें, और फिर लिखा है कि ये मंत्री निगरानी करेंगे, और जैसे ही इनको ये पता लगेगा कि भारत ने रूस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो फिर वो मुझसे सिफारिश करेंगे, मुझसे कहेंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर नहीं है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। और अमेरिका में जो कामकाज करने का ढर्रा होता है, कोई भी राष्ट्रपति आएगा वो उसको इंप्लीमेंट करेगा, कागज पे लिख दिया गया है। अमेरिका निगरानी करेगा हमारी, इससे बड़ा बुरा दौर तो नहीं हो सकता। अब मैं तीनों चीज पे आ जाता हूं। जब देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा संकट क्या था शिव जी हमारे पास? खाद्यान्न का संकट था, भयावह संकट था। बंटवारा हो गया था, उपजाऊ इलाके पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान के जो इलाके थे वहां से करोड़ों हिंदू और सिख शरणार्थी भारत में आ रहे थे। भारत सरकार के पास फंड नहीं था। दिल्ली बसाया गया, दिल्ली में आप चले जाइए, आज भी शाहदरा के इलाके में, राजेंद्र नगर के इलाके में, लाजपत नगर के इलाके में, धौला कुआं के इलाके में, उत्तर प्रदेश में कई जगह बसाया गया, बिहार में कई जगह बसाया गया, पश्चिम बंगाल में कई जगह बसाया गया। उनको बसाया गया, उनको सर पे छत देने के लिए, जो टेंट और तिरपाल बना के जो छत देना था, भारत सरकार के पास उस तरह का भी पैसा नहीं था उस समय। धीरे धीरे हमने यात्रा शुरू की, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए हम। दूसरी समस्या फिर क्या आई कि इंडिया को विकास करना था। विकास के लिए एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, कोयला तो हमारे पास था, लेकिन कोयला को निकालने के लिए उद्योग धंधे चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। फिर पेट्रोल डीजल का जमाना आ गया। पेट्रोल डीजल हमारे इंपोर्ट का सबसे, मतलब हमारा जो पैसा हम विदेशों को देते हैं, सबसे बड़ा जो ज्यादा पैसा देते हैं हम क्रूड ऑयल का देते हैं। फिर रशिया का संकट खड़ा हो गया, रूस से हमें सस्ता तेल मिलने लग गया। अब इन्होंने, अमेरिका ने कह दिया भैया रूस से सस्ता तेल मिलता है मत खरीदो, ईरान से मिलता है मत खरीदो, हमसे खरीदना पड़ेगा, और हम भी आपको वेनेजुएला वाला घटिया तेल देंगे। तो आपने ऑयल सिक्योरिटी को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। अब तीसरी समस्या, ये मैं बता रहा हूं, ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं तो मैं नेहरू जी के जमाने से कह रहा हूं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत का जन्म होने से पहले ही, भारत जन्म मतलब आजाद होने से, भारत के आजाद होने से कुछ घंटे पहले ही दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश पैदा हो गया था जो पहले दिन से ही भारत को अपना दुश्मन मान रहा था, जिसका नाम पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को पश्चिमी देश साथ दे रहे थे। फिर एक तरफ अफगानिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, श्रीलंका था, सबको साध के हमने अपनी यात्रा शुरू की। जब पाकिस्तान ने संकट पैदा किया तो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के नक्शे पर एक और देश का, बांग्लादेश का जन्म दे दिया। हमारे विश्व गुरु पाकिस्तान के यहाँ तो चले जाते हैं दावत खाने, लेकिन आज की हालत में न पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, न श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे, न बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हैं।
न नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे हैं। भूटान भी आप पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप भूटान की यात्रा पर भी गए तो वहां अडानी साहब का एजेंडा लागू करके आए आप। आज नहीं तो कल भूटान भी सवाल उठाएगा कि भैया भारत से दोस्ती तो ठीक है, भारतीयों से दोस्ती तो ठीक है, भारत सरकार से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन ये आपके प्रधानमंत्री बार बार अडानी अडानी का डील क्यों सैंक्शन करने को कहते हैं? जैसे केनिया ने कहा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, जैसे श्रीलंका ने कहा था। भूटान भी आज नहीं तो कल कहेगा। डिफेंस में हमें मदद चाहिए। बुरे समय में रूस ने हमें मदद करी, हथियारों से, साजो सामान से। संयुक्त राष्ट्र ने भी मदद करी। फिर हमने पिछले कुछ सालों में ये आप समझ लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह के दौर में एक मोटे तौर पर सहमति बनी कि भैया हम हथियार उसी देश से खरीदेंगे जो हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा और उन्नत किस्म के हथियार देगा। तो हमने यूरोप के बाकी देशों को भी साधना शुरू किया। अब अमेरिका ने जो डील कहा है, हमें कहा है कि भैया 500 बिलियन डॉलर, 500 अरब डॉलर के उत्पाद भारत अगले कुछ वर्षों में खरीदेगा अमेरिका से, जिसमें एनर्जी यानी तेल भी होगा और जिसमें सैन्य साजो सामान भी होगा। और इसका एक जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन वो आगे जाकर चर्चा में आएगा, इसमें यह भी कहा गया है कि अगले 10 वर्षों तक रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए वॉशिंगटन के साथ एक फ्रेमवर्क में भारत काम करने के लिए तैयार हो गया है। यानी आपने एग्रीकल्चर उनको दे दिया, आपने ऑयल एनर्जी सेक्टर उनके हाथ में दे दिया और डिफेंस सेक्टर भी आप उनके हाथ में देने जा रहे हैं। तो कोई भारत को पूछेगा क्यों? क्यों पूछेगा बांग्लादेश? क्यों पूछेगा श्रीलंका? क्यों पूछेगा नेपाल? क्यों पूछेगा भूटान? क्यों पूछेगा पाकिस्तान? क्योंकि उसको पता है कि आपके पास जो हथियार है वो तो अमेरिका के हथियार है, अमेरिका जब चाहे जाम कर सकता है। अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं देगा। आपका एक, आप समझ लीजिए कि कोई पेज खो गया, अमेरिका युद्ध के समय में वो पेज भी आपको नहीं देगा, तरह तरह से परेशान करेगा। भारत की साख, भारत की इज्जत, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संप्रभुता, भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारतीय लोगों के मान सम्मान, सब कुछ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दिया। किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, व्यापारियों को और हर सेक्टर को उन्होंने एक तरह से गिरवी रखने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू जहां तक देश को आगे बढ़ाया था उन्होंने, और जिसकी शुरुआत नेहरू के बाद इस देश के हर प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। किसी ने कम दिया है, किसी ने ज्यादा दिया है। मैं दर्शकों से कहूंगा, पोखरण का विस्फोट हमने किया इंदिरा गांधी के टाइम में, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, इंदिरा गांधी डरी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पोखरण का परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी डरे नहीं, मनमोहन सिंह डरे नहीं। पोखरण के बाद भी भारत पर जो टैरिफ था वो 2.9% का था। मनमोहन सिंह के जमाने में भी वो टैरिफ 3% के आसपास था। कई प्रोडक्ट पर 3.4, 3.5, 3.6 था, लेकिन किसी भी जमाने में, किसी भी हालत में मिलाकर 4% से ज्यादा टैरिफ अमेरिका का नहीं था। और इन जनाब साहब ने, ये खुद जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी 3.5% का टैरिफ था, 3 से 3.5% के बीच में था। 2 साल पहले उसको 25% किया गया, फिर 50 कर दिया गया पेनल्टी के नाम पे। पेनल्टी हटी अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो उसमें शर्त थोप दिया गया निगरानी करेंगे, और बाकी 25% को 18% कर दिया। और ये शायद 3% के टैरिफ को 18% करने का जश्न मना रहे हैं देश में। संतोष जी 3% से 50% तक ले गए और 50 से 17 ले आए या 18 ले आए, 18 लिया जश्न बता रहे हैं, उसे जश्न बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि 3 का 6 गुना हमने कर दिया, हमने फंस गए भाई। ये किसी मीडिया के एंकर ने नहीं बोला, ये हम और आप समझा रहे हैं कि सच ये है कि 3 से 18 हो गया। और 50 पे भी तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था, अमेरिका भूखा मर जाएगा। 25 से पे भी अमेरिका भूख से मर जाएगा, वहां बेरोजगारी आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। और 7% से वहां भुखमरी, बेरोजगारी सब चली जाएगी। और हम जो लेते थे 29% तक आयात पर, अब आयात शुल्क तो 0 हो गया अमेरिका के साथ। चौबे जी बनने चले थे, छब्बे जी बनने चले, अब चौबे भी नहीं रहे, दुबे बन के लौटे हैं। नहीं तो दुबे भी मत कहिए, दुबे भी 2 नंबर होता है, तो 0 पे आ गए हैं लोग। संतोष जी सवाल ये नहीं है, देश की जनता को सच बताने से सरकार क्यों, तुम तो विदेश चले गए, 3-4 दिन बाद आओगे, संसद चलेगी कि नहीं चलेगी कोई पता नहीं भाई। संसद में नेता सदन गायब है, अभी नेता प्रतिपक्ष चले गए थे पिछले सत्र में, गए भी नहीं थे, जा रहे थे, उससे पहले मीडिया सड़क पर आ गई थी। अब प्रधानमंत्री जी गए हैं तो क्या मीडिया के मुंह में दही जम गया
नेता सदन विदेश जा रहे हैं, एक प्रोग्राम दिखाइए हमें किसी चैनल पर। चले भी गए अब तो, अब क्या बात है, यहां रायता फैला दिया, अमेरिका के ट्रेड डील आ गई, राहुल गांधी किताब लिए घूम रहे हैं, देश की जनता अपने में परेशान है। उसे हिंदू मुसलमान का एक ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि उसका नशा कमजोर नहीं हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि ये 20%, अब तो जातीयता का संघर्ष आ गया, यूजीसी और फला फला, पंडित घूसखोर है, ये सबको पता लग गया। पहले पंडित भिखारी हुआ करता था, लाचार दीनहीन हर फिल्म में दिखाया गया, इनने घूसखोर और बता दिया। वहां कम से कम मास्टर जी तक तो सीमित था, इनने तो घूसखोर बता दिया इनकी सरकार में, और रोना रोएंगे जवाहरलाल नेहरू का। कल ये भी नई खबर आ गई कि उन्होंने गांधी सरनेम ही चुरा लिया है। 75 वर्ष तक इस प्रधानमंत्री ने बोला ही नहीं। कितना मास्टर स्ट्रोक मारा है कल। जिस वोफोर्स के मामले में इन्हीं की सरकार में क्लीन चिट मिली, भाजपा की सरकार में, और तो और उत्तर प्रदेश में एक नेताजी बुरे फंसा दिए हैं मुख्यमंत्री की पीआर टीम ने। बता दिया कि 2001 में यूपी में सरेआम अपहरण हो जाता था। अरे 2001 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह थोड़े थे। कम से कम सन तो जोड़ लिया करो, कौन से सन में हमारे बच्चे का अपहरण हुआ, किस सरकार में हुआ। और जब से योगी जी आए हम वापस आ गए, इसका मतलब उन्हें तो राजनाथ के भी भरोसा नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे एक व्हाट्सएप से मैसेज देकर पूरे गांधी परिवार की इमेज को डैमेज किया जाता है, ऐसे किसी भी नेता की इमेज डैमेज कर दीजिए। वो जान गए हैं हमने जो व्हाट्सएप पे छोड़ दिया वही सच है। ये सच कब तक पीते रहेंगे इस देश के लोग, सवाल तो ये है संतोष जी। मैं तो देश के लोगों से कहूंगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं। संतोष जी एक मिनट और लूंगा। एक और आंकड़ा है, मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री काल में 2014 से 2026 तक 4,44,000 लाख करोड़ के पीएसयू 11 साल में बेच दिए, टोटल 75%। एक एक साल का आंकड़ा बता देता हूं। 2014-15 में 24,349 करोड़ के पीएसयू बेचे, 15-16 में 24,058 करोड़ रुपया के बेच दिए, 16-17 में 46,378 करोड़ के बेच दिए, 2017-18 में 1,06,42 करोड़ के बेच दिए, 2018-19 में 87,513 करोड़ के बेच दिए, 2019-20 में 50,294 करोड़ के बेच दिए, 2020-21 में 32,742 करोड़ के बेच दिए, 2021-22 में 15,440 करोड़ के बेच दिए, 22-23 में 31,059 करोड़ के बेच दिए, 23-24 में 14,564 करोड़ के बेच दिए, 2024-25 में 10,163 करोड़ के बेच दिए, 25-26 में 7,326 करोड़ के बेच दिए। क्या ये जवाहरलाल नेहरू की समस्याएं बेच रहे हैं? मैं तो ये किसानों की बात हो रही है, किसानों की भाषा में बात करता हूं। उनमें कहा जाता है कि 2-3 पीढ़ी ने जो खेत खरीदे, खेत खलिहान, हमारे बिहार में घरारी कहते हैं, ये कहा जाता है कि आप उसको बढ़ा नहीं सकते तो घटाइए मत, अपने हाथ से बेचिए मत। यहां तो जिस बाप दादा को ये गरिया रहे हैं, उसी बाप दादा की अर्जित की गई संपत्ति को बेच बेच के खा रहे हैं और अपने दोस्तों को सौगात दे रहे हैं। ये एक शब्द में ठेठ देहाती भाषा में मैं बता दूंगा कि जो कई पीढ़ियों से हमने कमाया उसको ये गवा रहे हैं। आज तक कायदे का एक एम्स नहीं बना पाए, कायदे का एक आईआईटी नहीं बना पाए, कायदे का एक आईआईएम नहीं बना पाए। हालत ये होती कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बात आती है, केदारनाथ का करते हैं तो वहां भी भ्रष्टाचार की बात आती है। 4 धाम प्रोजेक्ट कितना बड़ा नुकसानदायक प्रोजेक्ट बन गया है। और आज तो मुझे याद दिलाना होगा, मुझे अरावली वाला जो मसला आया था, आज तो मेरा दिल कह रहा है कि उस समय जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। यही करने वाले थे ये जानबूझकर अरावली को खत्म करके राजस्थान को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बंजर बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अब किसान किसानी करेगा भी तो कैसे करेगा, वो तो सब अमेरिका वाला भेजेगा। अच्छा, अमेरिका वाला सब्सिडी देता है अपने देश को। और मैं तो कहूंगा भैया, पढ़े लिखे तमाम लोग, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट की वेबसाइट पे जाना, मैं सिंपल कुछ नहीं कह रहा, मैं उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1439, मैं फिर बता रहा हूं,
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 पढ़ लेना, उसका सेक्शन 7 पढ़ लेना। उस सेक्शन 7 में अमेरिका ने निगरानी के लिए अपने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, ये सब पढ़ लेना। वो तमाम तथ्य, तमाम साक्ष्य आपके सामने आ जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज मुझे याद है कि इसी तरह का एक वाक्य आया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। उस समय शायद कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है मुरारली मारन हुआ करते थे। अमेरिका भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट चाहता था, दूध चाहता था, सबसे बड़ी बात थी दूध वाला। दूध वाले को लेकर चाइना ने भी प्रेशर डाला था उस समय। भारत सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 2 बड़े मंत्री तैयार हो गए थे कि नहीं, हमें अमेरिका से कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद कई तरह के प्रतिबंध लगे थे, कुछ था मामला वहां पे। मारन साहब वहां अमेरिका में बैठे हुए थे, और मैंने क्यों शुरू में अपील की थी राजनाथ सिंह से, क्यों अपील की थी नितिन गडकरी, नितिन नवीन से, क्यों अपील की थी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। इस देश की मिट्टी में पला बढ़ा हुआ व्यक्ति 2-3% तो गद्दार हो सकते हैं, 97%, 98% गद्दार नहीं होते। शिव, आप हिंदू मुस्लिम में लड़ सकते हैं, हम जनरल कास्ट और SC ST OBC में लड़ सकते हैं, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन इस देश में जब जब मुसीबत आई तब तब तमाम जाति धर्म के लोग एक हो गए। इसलिए मैंने कहा, उस समय मारन साहब अमेरिका में बैठे थे, यहाँ के 2 बड़े मंत्रियों ने फोन करके कहा कर लो डील। गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार गठबंधन के सामने झुकना पड़ता था, ऐसी बात नहीं थी कि झुकना नहीं पड़ता था, कई बार झुकना पड़ता था, लेकिन वो देश का सवाल था। उनके हाथ रुक गए अमेरिका। तमाम लोगों ने कहा क्या करना है, कैसे करना है, तो नहीं, मैं एक बार प्रधानमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद ही करूंगा। यहां फोन आया, अटल जी के रूम में जो बैठे थे उनको निकाला उन्होंने, उसके बाद 2-3 लोग बैठे थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फिर उन्होंने कुछ पुराने लोगों से बात की और उसके बाद फोन किया कि मानव साहब कुछ भी हो जाए उस कागज पर सिग्नेचर मत कीजिएगा, हमें नहीं चाहिए अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और हमें नहीं चाहिए किसी का भी दूध। और भले ही, उन्होंने सीधे कहा, किसी भी हालत में मत कीजिएगा, भले ही इसका बदले में वो जो भी लगाना चाहे वो लगाए, भारत तन के तैयार रहेगा। मैं आपका नेता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कह रहा हूं कि हम तन के तैयार रहेंगे, हम ये समझौता नहीं करेंगे। आज उसी भाजपा से जुड़े नरेंद्र मोदी ये समझौता कर रहे हैं। भागवत साहब को सोचना चाहिए, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, भागवत साहब चाहेंगे तो इसका डिटेल पूरा पता कर लेंगे कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने किससे बात की थी, किन किन से बात की थी, एक से ज्यादा लोगों से बात की थी, किन किन से बात की थी, और अपने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को दरकिनार करके सीधे फोन किया कि आपको उस पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। और यहां तो हस्ताक्षर करने की नौबत ही नहीं आई, रिलीज अमेरिका ने कर दिया, आपको बाद में पोस्ट करना पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं कि फैसला हुआ। अमेरिका की धरती पर आपके विदेश मंत्री मौजूद है, उनसे पूछा गया तो कह रहे मुझे नहीं पता, पीयूष गोयल को पता होगा। अरे भैया, भारत में कोई राजशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है शिव जी, और मंत्रिमंडल की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मैंने पूछा कि आप सिग्नेचर की बात तो छोड़ दीजिए, पता नहीं पीयूष गोयल को पहले पता भी था कि नहीं, पता नहीं शिवराज सिंह चौहान को पता भी था कि नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल कि पता नहीं नरेंद्र मोदी को भी पता था कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, क्या कैबिनेट की बैठक में मंजूरी ली गई, संसद को बताना तो बात की बात है, क्या कैबिनेट की बैठक में मंजूरी ली गई। और कुछ दिन पहले हमने और आपने स्टोरी करी थी कि बजट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संघ, भारतीय किसान संघ ने और मजदूर संघ ने सवाल उठाया था। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भागवत साहब को आप सीधे सीधे कह देना चाहिए, भैया 75-75 का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यार तुम कर नहीं पा रहे हो, देश को गिरवी रखना हमें मंजूर नहीं है, तो अब आप छोड़ दो, हम दूसरा नेता चुनते हैं। कम से कम उन्हें अटल जी को तो याद जरूर कर लेना चाहिए। मैंने तो अभी आपके सामने बता ही दिया था कि जब विदेश मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कॉमर्स मंत्री बताएंगे, कॉमर्स मंत्री से नहीं, और वो विदेश मंत्री कहां थे शिव जी, अमेरिका में ही थे वो विदेश मंत्री अमेरिका में ही थे, और उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और हमारे ये जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब है, वो कह रहे थे कि 3-4 दिन लगेगा, और वो कल ही डाल दिया। वो कॉमर्स मंत्री से जब आज पूछा कि अमेरिका से ट्रेड डील के बदले भारत क्या क्या खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो उन्होंने कहा यह जानकारी तो विदेश मंत्री देंगे। फिर उनसे पूछा कि 2 दिन पहले ट्रेड डील शर्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि बताइए, कॉमर्स मंत्री ने कहा कि वो तो विदेश मंत्री बताएंगे, तो उन्होंने कहा वो उनसे पूछ लीजिए, हमारे सामने नहीं हुई। जब मंत्री, क्या कहा आपने, कल अलंकार अग्निहोत्री जो अभी सस्पेंड एसडीएम है, उनका एक 49 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये देश
एक कंपनी चला रही है और उस कंपनी का नाम है विदेश जनता पार्टी। समझ रहे हो क्या नाम है? विदेश जनता पार्टी। उसके एमडी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईओ है अमित शाह। और एक देश को कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। इस देश की न साख बची है, इस देश का न कोई नियम है न कोई कानून है। ज्यादा बोलोगे तो ईडी सीबीआई के जरिए जेल भेज दिए जाओगे। पहले पुलिस उठा लेगी, नहीं मानोगे तो रात पप्पू यादव उठा लिए, क्या कर लिया। अब यूपी की तरह बिहार भी चलेगा। लोग समझ गए कि यूपी वाले मसले से ही लोग काबू होते हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, इस देश का शासन बीजेपी नहीं चला रही है, इस देश का शासन एजेपी चला रहे हैं। अब दर्शक समझ गए होंगे कि एजेपी का मतलब क्या है। वही इस देश का शासन चला रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र वही नजर आ रहे हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के 144 करोड़ लोगों को गिरवी रख दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो खबर नहीं है, जो पीयूष गोयल बोल रहे हैं वो खबर नहीं है, जो वो छुपा रहे हैं वो असली खबर है। मोदी ने कहा था कि मैं भारत के मछुआरों और किसानों के हितों को बचाने के लिए अपनी व्यक्तिगत कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे मुझे व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़े। मैंने उस दिन ही कहा था कि व्यक्तिगत कुर्बानी का मतलब है उनके करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी, उनकी कुर्बानी नहीं दी उन्होंने। कुर्बानी किसकी दी थी? इस देश के 144 करोड़ लोगों की दी थी। और इसमें वो लोग भी शामिल है जो हिंदू और इनके सनातनी होने के झांसे में आकर इनको वोट देते हैं। चलिए संतोष जी, अब देखना यह है कि मोदी ने आखिर क्यों दे दी इन 144 करोड़ की कुर्बानी। अडानी को बचाने के लिए क्या देश को गिरवी रख दिया? इसी के साथ आपसे विदा लूंगा और अपने दर्शकों से पूछूंगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस खबर से या इस बात से आप कितना सहमत हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा, ये स्टोरी नहीं है शिवजी, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये इस देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता का सवाल है। इतने कमेंट कर दीजिए आप, लाइक नहीं चाहिए हमें आज, इतने कमेंट कर दीजिए आप कि इस देश की सरकार या प्रधानमंत्री की अंतरात्मा जागे या ना जागे, लेकिन नागपुर में बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत की आत्मा जरूर जाग जानी चाहिए। क्योंकि हर चुनाव में वो अपने करोड़ों स्वयंसेवकों को मैदान में उतार देते हैं कि जाओ घर घर जाके हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, सनातनी राष्ट्र बनाने के नाम पर वोट मांगो। उनकी आत्मा जगाइए कि भैया हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र तब बनेगा ना जब आजाद रहने दोगे आप। आजादी नहीं रहने दोगे तो हम बनाएंगे क्या? इसलिए लाइक नहीं, आज सिर्फ कमेंट कीजिए, भर भर कर कमेंट कीजिए। क्योंकि आप ये मानकर चल लीजिए कि हम भले ही पत्रकार छोटे हो, लेकिन शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक बहुत ऊपर तक लोग नजर रखते हैं हमारे ऊपर। तो आप कमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, जहां तक पहुंचना होगा वहां तक हम इस चीज को पहुंचाएंगे जरूर। नमस्कार।